डॉक्टर भाटी, इस बीच हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है और एक टर्म डिजिटल हेल्थ वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये डिजिटल हेल्थ? मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं और कितना इंपॉर्टेंट है इस डिजिटल हेल्थ के बारे में समझना और उसके बाद इससे लड़ना भी। बिल्कुल नहीं, डिजिटल हेल्थ को पॉजिटिव वे में मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल हेल्थ में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स कि जैसे कई बार आपने भी कोई इन्वेस्टिगेशन कराए, कोई टेस्ट कराए, आपका मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड है, तो बहुत ज़्यादा कई बार हम बाकी चीज़ें अपनी फिर भी रिकॉर्ड हमारा फाइनेंस वाला मेंटेन रहता है, बट हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं हमारा रिकॉर्ड इस तरह से मेंटेन रहता नहीं। तो डिजिटल हेल्थ एक तो उसमें आपको हेल्प करेगा। सेकंड, आपको टेली कंसल्टेशन एंड टेली मेडिसिन में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं या सेमी अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ पर स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन के ज़रिए उनको कंसल्टेंसी दी जा सकती है। तो इस तरह से डिजिटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को हेल्प कर रही है, हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा रोबस्ट कर रही है। ओके, मिस्टर सुशील बादमानी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, उद्योग की बात कर रहे हैं और इस बीच आप डायरेक्टर हैं मोबाइल इंडस्ट्रीज की एक कंपनी के। ऐसे में जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स चलाई जा रही हैं, वितरण किया जाता है लैपटॉप्स का, स्मार्टफोन्स का, आप उसे कितना इफेक्टिव मानते हैं और किस तरीके से ये एक बड़े कंट्रीब्यूटर के तौर पर आने वाले टाइम में सामने आने वाला है? देखिए, जैसे अभी आप बात कर रही थी यूथ की, तो जो हमारे माननीय मोदी जी द्वारा और योगी जी द्वारा अभी हम लोगों के इतने स्मार्टफोन्स वितरित किए गए, सब कॉलेजेस में सब बच्चों को मिले, तो उससे वो लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। और इसके अलावा उनकी पढ़ाई और सारी चीज़ें आज की डेट में आप देखें तो सब कुछ जो है इंटरनेट पे बेस्ड है। और जब तक आप जो लैपटॉप और मोबाइल फैसिलिटीज़ अगर ये उनके पास नहीं होंगी तो वो उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इससे जो जितने भी बच्चे हैं उन सबको ये सब मिल रहा है, जिससे वो बहुत ज़्यादा तकनीकी एडवांस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत अच्छी पहल है और ये होती रहनी चाहिए और ये हो ही रही है लगातार। मैं देख रहा हूँ मेरे घर के बच्चों तक को मोबाइल मिला, अभी उन्होंने ग्रेजुएट किया तो उससे बहुत अच्छे से उन्होंने यूज़ किया और उससे वो डिजिटली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, सारी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज मिल रही है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अच्छा है आगे आने वाले विकसित भारत के लिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है जो हमें ओवरकम करना है? क्योंकि जब हम यूथ के हाथ में फोन थमाने की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, चाहे वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से आपकी आईसाइट हुई, मेंटल हेल्थ हुई, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक क्लिक ऑफ माउस पे अवेलेबल होती हैं। उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि 18+ कंटेंट इज वेरी इजीली अवेलेबल टू ऑल द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। जहाँ तक ओवरकम करने की बात है तो इसको हम लोग कर सकते हैं, बट आज की डेट में अगर आप हेल्थ की बात करें मोबाइल से रिलेटेड की, जैसे आई साइड वीक हो जाती है या वो, लेकिन इसके बिना तो आज की डेट में परीक्षाएं भी नहीं हो सकती, इसके बिना तो एग्जामिनेशन भी हो सकती, इसके बिना तो स्टडीज़ भी नहीं हो सकती। तो ओवरकम किया जा सकता है ये कह के कि हम इसको कम यूज़ करें या जो भी बच्चों को समझा के, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसके बिना हम लोगों की अब बच्चों की पढ़ाई या हम लोगों की लाइफ किसी भी तरह से, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसके बिना चल सकते हैं। बट इट्स अ चैलेंजिंग टास्क। एनीवेज, हमारे साथ में मिस्टर करण बटबियाल जी मौजूद हैं। आप समाज सेवी हैं लखनऊ के लिए आपने बहुत सारे कार्य किए हैं। ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ वो रणनीति है जो आप बना के चल रहे हैं और किस दिशा में काम करना है, किन सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करना है, क्या कुछ प्लान है आपके लिए लखनऊ को लेकर? एक लक्ष्य जो हर इंसान को सोचना चाहिए वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज़ें नेसेसिटी हैं, थी और रहेंगी, और ये तीनों चीज़ें अगर लोगों को मिल जाए सब कुछ हो सकता है। तो इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं कैसे? देखिए, रोटी जो है वो कमा के इंसान खाए, तो उसके लिए प्रॉपर स्कूलिंग, प्रॉपर एकेडमिक्स, प्रॉपर तरीके से परीक्षा, जैसे इन्होंने कहा पैनलिस्ट ने हमारे। कपड़ा जो है, जब इंसान पढ़ लिख लेगा तो वो अपने आप उस कपड़े की दिशा में बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे वो अपने रहने का भी साधन उत्पन्न करेगा। तो रोटी, कपड़ा और मकान जब तक एक इंसान नहीं कमा पा रहा है, मुझे नहीं लगता देश का उत्थान होने वाला है। चर्चा करेंगे इसके ऊपर, लेकिन इस बीच क्योंकि हमारे बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर दानिश आजाद अंसारी जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और जोरदार तालियों के साथ मैं कहूंगी कि सब स्वागत कीजिए। और आगे बढ़ते हुए मिस्टर भदौरिया, आपसे मेरा सवाल रहेगा।
सीए को लेकर एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की ओर से, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले पैनल में भी मैंने ये सवाल उठाया था, ममता बनर्जी कह रही है हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, और एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता लेने वाले कानून के रूप में पेश किया जा रहा है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। इसके ऊपर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, इस देश ने तुष्टीकरण की राजनीति को बहुत लंबे समय तक झेला है, और ये जो विपक्षी दल हैं आज भी उसी के मानते हुए कि हम अपने जो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसको हम उद्वेलित करेंगे या उसको हम आंदोलन के लिए उकसाएंगे और इनको अपना वोट बैंक बना के रखेंगे। आप लगभग हमें आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, क्या एक इस डिजिटल युग में, जैसा कि हमारे फेलो पैनलिस्ट ने भी बोला है, डिजिटल आज की डेट में सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल हैं। आप सीए के उपबंधों को खुद पढ़ें। मैं सभी जो भी हमारे मुस्लिम समाज के भाई हैं उनसे कहना चाहूँगा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा का उपयोग करें और खुद पढ़ें। ये नागरिकता देने वाला कानून है, ना कि नागरिकता लेने वाला। और जो भी विपक्षी दल, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सपा या बसपा, जो भी दल है जो भी इसका विरोध कर रहे हैं, विशेष रूप से ओवैसी जैसे लोग, मैं उनको बताना चाहता हूं ये अब आपके हाथ में नहीं है। ये भारत सरकार के द्वारा बनाया हुआ नियम है, राष्ट्रपति जी द्वारा साइन किया हुआ है, इसलिए आप जनता को भड़काना बंद करिए। ये कानून बन चुका है और इस कानून को अप्लाई होके ही रहेगा, चाहे ये कानून देश का कानून है, देश की संसद ने पास किया है और संसद सर्वोच्च है। तो विशेष रूप से सभी लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि सीए कानून अब इस देश का हिस्सा बन चुका है और हमें इसी के साथ जीना है। दूसरी चीज, ये लोगों को नागरिकता देगा, ना कि किसी की नागरिकता छीनेगा। और ये किन लोगों के लिए बनाया गया है? वो लोग जो आजादी के बाद उन देशों में, कहां पे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे, और जब वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे आ जाते थे तो वो यहाँ पे बेचारे अवैध शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। आप दिल्ली में एक जगह है मजनू का टीला, आप वहां पे देखिए, उनके वहां पे बेसिक आवास तक नहीं मिले, वहां पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, वो लोग उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। तो मोदी जी ने जब इस सब चीजों को देखा और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो ये उन्होंने एक संकल्प उठाया था कि हम सीए बना के इन अवैध शरणार्थियों को, जो कि धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हैं, इनको हम इनका सही जो स्थान है वो हम दिलवाएंगे। और सीए कानून लाकर उन्होंने उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो जीत है वो उनको दिलवाई है। और मैं इस कानून के समर्थन में हूं। मैं ही क्या, पूरा देश, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं और जो भी पूरे इस देश का हर जनमानस इस कानून का सम्मान कर रहा है और इस कानून के समर्थन में है। और इस अब की बार 400 पार, इसमें मुस्लिम जो हमारी जनता है वो भी समझ चुकी है कि तुष्टीकरण की राजनीति का अंत होने जा रहा है। विशेष रूप से हमारे जो पसमानदा समाज के भाई हैं, जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, आप उनको देखिए, उनके लिए जो बहुत सारे गलत कानून बने हुए थे, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो, चाहे वो बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम समाज को मिल रहा है। चाहे वो आवास के रूप में हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के रूप में रहा हो, चाहे वो राशन के रूप में रहा हो। क्योंकि मोदी सरकार की ये बात रही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इस मामले में उन्होंने मुस्लिम समाज का दिल जीतने में पूरी तरीके से सफल रहे हैं वो। और सीए कानून का समर्थन आपको देख लीजिए, शाहीन बाग में जो आंदोलन हो रहा था आज कहां है? आज ऐसे आंदोलनकारी कहां बचे हैं? तो ये कानून बन चुका है और इस कानून का हम सब लोग समर्थन करते हैं। और मेरे हिसाब से सीए कानून देश हित में है और उसी को सरकार ने इंप्लीमेंट किया है। चलिए, देखने वाली बात ये होगी कि 24 के चुनावों के रिजल्ट में कितना इसका परिणाम निकलकर सामने आता है। डॉक्टर भाटी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि जो कॉस्टिंग है लगातार हेल्थ के ऊपर वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ रहा है। ऐसे में इस कॉस्टिंग को कैसे कम किया जाए? हालांकि सरकार की ओर से जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां पे सस्ती मेडिसिन जरूर मिलती है, लेकिन फिर भी प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, बड़ी कंपनियां जो हैं, वो एक तरीके से मोनोपोली भी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। स्पेसिफिक दवाइयां लिखी जाती हैं जो कि बहुत कॉस्टली होती हैं और एक आम व्यक्ति की पॉकेट से बाहर चली जाती है। बिल्कुल। देखिए, अभी भारत की अगर हम बात करें, खासतौर पे पेंडेमिक में भी बात करें, तो भारत उस तरह से फार्मेसी की कैपिटल, भारत एक कैपिटल बनकर उभर कर आया है। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर हम बात करें जेनरिक दवाओं का, इनफैक्ट हमारे पास ही होता है, इंडिया में होता है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी है, जैसा आपने बताया है कि अफोर्डेबिलिटी। देखिए, अगर हम देखें तो ज़्यादातर 70% के करीब हमारा अगर प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है तो छोटे स्मॉल नर्सिंग होम और जो क्लिनिक्स वगैरह वहाँ से कैटर होता है। कुछ एक है कि अगर हम बात करें, बहुत कम परसेंटेज है कि बड़े कॉरपोरेट्स की बात करें कि वो एक बहुत कम हिस्सा है जहाँ पर इस तरह के पेशेंट्स जाते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, थोड़ा सा हमारा जो जेनरिक मेडिसिन्स का
प्रोसेस चल रहा है उसको थोड़ा हमें क्वालिटी कंट्रोल को और ज़्यादा रोबस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि उसको ठीक तरीके से ग्राउंड लेवल पे हम इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर और ज़रूरी है, जैसा आपने कॉस्ट कटिंग या अफोर्डेबिलिटी की बात की, यहाँ पे इस चीज़ को दोबारा से मैं दोहराऊंगा कि जितना इसमें हम पीपीपी मॉडल को इंट्रोड्यूस करेंगे उतना बेहतर तरीके से हम अपनी कॉस्टिंग को कम लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट की और कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्राइवेट सेक्टर के पास है। अगर दोनों चीज़ों को हम क्लब कर दें तो काफ़ी हद तक हमारी हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्टिंग और मैन पावर की कॉस्टिंग है उसको कम कर